जॉर्ज संतायाना ने कहा था, जो अतीत को याद नहीं रखते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। देखिए, इतिहास की यादें ये अक्सर आज की राजनीति को शेप देती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम 1989 के त्यानमन चौक घटनाक्रम की जो 36वीं बरसी है, उसके आसपास के हालिया घटनाक्रमों और प्रतिक्रियाओं की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। हमारे पास फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, एफपीए और कुछ और स्रोतों से लेख और बयान हैं। ये इस संवेदनशील मुद्दे पर अलग-अलग नजरिए पेश करते हैं। हाँ, और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम हो सकता है। मतलब जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, ये सब जुड़ा हुआ है इससे। सही बात। तो आइए देखते हैं कि इन स्रोतों में मुख्य बातें क्या हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका और चीन के बीच जो हालिया तनाव बढ़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान आया है। जी हाँ, रूबियो ने कहा कि दुनिया 1989 के तियानयमन चौक दमन को कभी नहीं भूलेगी। अच्छा। और इस पर चीन की प्रतिक्रिया वो काफी तीखी रही। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिंजियान। हाँ। उन्होंने इसे चीन पर हमला बताया, कहा कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और ये चीन के आंतरिक मामलों में मतलब गंभीर हस्तक्षेप है। तो विरोध भी दर्ज कराया होगा? जी हाँ, बीजिंग ने अमेरिका के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। अच्छा, पर एक बात है, क्या ये बयान पहले के अमेरिकी बयानों जैसा ही है? मैंने सुना है कि ये पूर्व विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयान से शायद थोड़ा अलग था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, ब्लिंकन ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार समीक्षा और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, इनका उल्लेख किया था। जी। जबकि रूबियो के बयान में संयुक्त राष्ट्र का जिक्र नहीं था। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ये दिलचस्प है। ये शायद अमेरिकी मानवाधिकार कूटनीति में एक सूक्ष्म बदलाव की तरफ इशारा कर सकता है, खासकर जब मौजूदा अमेरिकी प्रशासन वो संयुक्त राष्ट्र का थोड़ा आलोचक रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बयानों में एक एक शब्द कितना मायने रखता है। बिल्कुल, सोची समझी रणनीति का हिस्सा होते हैं ये शब्द। उधर ताइवान से भी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति लाई चिंगटे, उन्होंने भी तियानमेन की यादों को बनाए रखने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल। लाई का कहना था कि जहां मतलब सत्तावादी सरकारें इतिहास को दबाना और भुलाना चाहती हैं, हाँ, वहीं लोकतांत्रिक समाज सच्चाई को जीवित रखना चुनते हैं। उन्होंने इसे सत्तावादी विस्तारवाद से वैश्विक लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए खतरा भी बताया। और चीन क्योंकि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हाँ, उससे इस बयान का भू राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। जो श्रोता शायद इस घटना से पूरी तरह वाकिफ ना हो, उनके लिए क्या आप संक्षिप्त में इसकी पृष्ठभूमि बता सकते हैं? जरूर। देखिए, 4 जून 1989 को बीजिंग का जो तियानमेन चौक है, जी, वहां हफ्तों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे। छात्र थे और वो ज्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर चीनी सेना ने टैंकों और बल प्रयोग से उन प्रदर्शनों को कुचल दिया। मरने वालों की देखिए सटीक संख्या तो आज भी अज्ञात है। अच्छा। पर अनुमान है कि सैकड़ों से लेकर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और तब से चीनी सरकार ने मतलब लगातार कोशिश की है कि इस घटना की सार्वजनिक स्मृति को मिटा दिया जाए। और इसी का असर हम हांगकांग में देख रहे हैं, जहां स्थिति वो तो काफी बदल गई है। हाँ, बहुत ज्यादा। हांगकांग का भी चीन के नियंत्रण वाला एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां विक्टोरिया पार्क में हजारों लोग इकट्ठा होते थे। हाँ, बरसी पर शोक मनाने के लिए। सार्वजनिक रूप से। लेकिन 2019 के विरोध प्रदर्शनों के बाद बीजिंग ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया, हाँ, वो कानून, उसके दायरे काफी व्यापक हैं। वो असहमति जताने वाले भाषण, सभाएं, इन सबको प्रभावी ढंग से सीमित करता है। उसने इस सार्वजनिक स्मरणोत्सव को आप कह सकते हैं लगभग खत्म ही कर दिया है। और इसी माहौल में जेल में बंद एक कार्यकर्ता है चाओ होंग तुंग, उन्होंने विरोध में 36 घंटे की भूख हड़ताल की। जी बिल्कुल। और उन्होंने तियानमेन मदर्स समूह का भी जिक्र किया। ये पीड़ितों के परिवारों का समूह है, दशकों से न्याय की मांग कर रहा है। अच्छा। हाल ही में इसी समूह की एक सदस्य हैं 87 साल की झांग शियानलिंग। हाँ। उनके बेटे की 1989 में मृत्यु हो गई थी। उनका एक वीडियो सामने आया था। उसमें क्या था? उन्होंने बताया कि अधिकारी उनकी मतलब संवाद की जो अपीलें हैं उन पे ध्यान तो देते नहीं, बल्कि उनकी निगरानी करते हैं। तो ये दिखाता है कि दमन के बावजूद न्याय और स्मृति की लड़ाई वो अलग अलग रूपों में जारी है।
तो इन सभी घटनाक्रमों का कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलता है अगर यूपीएससी के नज़रिए से भी देखें तो? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार और वो जो राष्ट्र बनाम व्यक्ति की बहस है, उससे जुड़ा है। हाँ, यहाँ दिलचस्प विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो इतिहास को मिटाने की कोशिशें दिखती हैं साफ तौर पर, जी, वहीं दूसरी तरफ स्मृति को जिंदा रखने के प्रयास भी जारी हैं, चाहे वो ताइवान के राष्ट्रपति का बयान हो, हाँ, या हांगकांग में वो अकेली भूख हड़ताल हो, या फिर पीड़ित परिवारों का दशकों का संघर्ष। ये सवाल खड़ा करता है कि इतिहास की व्याख्या और स्मृति पर नियंत्रण आखिर रखता कौन है और क्यों? मतलब सत्तावादी शासन सूचना और इतिहास पर नियंत्रण क्यों चाहते हैं? यही मूल सवाल है। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। आज की चर्चा पर क्या विचार है, कमेंट्स में साझा करें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं जी। और ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए एफपीए के लेख देखे जा सकते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जब किसी घटना की सार्वजनिक स्मृति को दबा दिया जाता है तो क्या वो सच में मिट जाती है या बस सतह के नीचे जीवित रहती है, किसी और रूप में उभरने का इंतजार करती है?